हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स विद्यार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी 10th पास करके 11th में आईएससी मैथमेटिक्स करते हैं, उसके लिए है यहाँ पे एक क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन ये है कि आप मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे तो उसमें से आप कितना बुक पढ़ना पड़ेगा और मैथमेटिक्स में कितना टॉपिक है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम आज जानेंगे और हम थोड़ा सा उसको शुरुआत भी कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स के लिए कि आपको एक सबसे सिंपल बुक है, लेकिन कोई भी आप 11th का बुक ले लेंगे और उस बुक में देखेंगे तो आप टॉपिक लगभग ये सारा टॉपिक मिलेगा। मतलब उसमें से आप 16 को टॉपिक पढ़ना है। उसमें फर्स्ट टॉपिक का नाम है सेट्स। सेट्स के बारे में पढ़ना। सेट्स का मतलब क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब कहने पर सेट्स का मतलब एक तरह से ग्रुप समझिए। मतलब बोलेंगे इसे आपको कोई भी चीज ऐसे बोलेंगे, आप एक जगह 5 आदमी को जमा कर देंगे तो एक तरह से क्या बन गया? ग्रुप बन गया। ऐसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6, इन बहुत सारे नंबर्स का जो ग्रुप है यहाँ पे, उसी को हम लोग सेट्स कहेंगे, जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सेट्स के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, मतलब हम आज शुरुआत कर देंगे सेट्स के बारे में। ठीक है, अभी से जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि आप कौन कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर्स के नाम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे? सेट्स के बारे में। नेक्स्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इनके रिलेशन के और फंक्शन। रिलेशन मतलब क्या है? किसी आप इसका मतलब जानते हैं किसी भी दो आदमी के बीच में क्या संबंध होता है। रिलेशन मतलब संबंध होता है और फंक्शन मतलब फलन होता है। तो रिलेशन फंक्शन के बारे में जानेंगे क्या होता है आगे। थर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ के आए हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर 8 में 10 में पढ़े थे हम लोग। चलिए सभी आदमी पढ़े हैं इसमें, जो 10 पास करके 11th में गए हैं त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। वही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उससे थोड़ा सा हाई लेवल का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट है चैप्टर 4 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते ही हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितना होगा? 2 होगा। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग अभी तक सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं। रियल पार्ट का डिफाइन पढ़े थे कि रेशनल और इरेशनल मिल करके रियल बनता है, लेकिन अब पढ़ना है कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर तो होगा ही, उसमें देखेंगे आप इरेशनल, आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यानी कि दोनों नंबर को देखना है कि रियल और कॉम्प्लेक्स मिलाकर, रियल और इमेजिनरी नंबर मिलाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब नेक्स्ट देखना है 6 में कि लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। उसी प्रकार से यहाँ इक्वेशन नहीं पढ़ना। इक्वेशन में क्या था कि मान लीजिए जैसे बोलेंगे x + 2 = 0, x + 2 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू निकाल देते। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब कि बराबर नहीं है। यहाँ पे बराबर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ऐसे पढ़ते हैं। या फिर इसी को कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो हम लोग इस इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लीनियर इनइक्वालिटी में नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। किसी भी चीज के यानी किसी भी दो वस्तु को हम किस प्रकार से कंबाइंड करते हैं, परमुट करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सभी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनोमियल। 8 नंबर में देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बाइनोमियल मतलब जिसका पावर कितना होता है? 2। यानी बाइनोमियल ट्राइनोमिनेशन होता है, इसके बारे में पढ़ना है आगे। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में 10th में से एपी पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी प्रकार से हल्का सा उसी का और यानी जनरलाइज्ड फॉर्म और थोड़ा डीपली फॉर्म आगे पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधा लाइन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस। किस प्रकार से लाइंस का इक्वेशन, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पर से एक लाइन देंगे इस प्रकार से, मतलब कि ये सब क्या है? लाइन एक्सिस पर। यानी मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, इस पर कोई लाइन, इस प्रकार से हम कोई लाइन दे देंगे तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये लाइन दे देंगे, इसका इक्वेशन क्या होगा? मतलब आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद है आपको कि क्वेश्चन 2 यानी कि चैप्टर नंबर 12 है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। अभी तक हम लोग 2D के बारे में पढ़ते हैं। 2D मतलब क्या? ये जो आपको ग्राफ बताए थे, इस ग्राफ में क्या है कि एक तो एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक तो वाई एक्सिस दिख रहा है, मतलब ये 2 डायमेंशनल है।
ठीक है। और इसी में हम क्या करें, अगर 3 डायमेंशन के बारे में बात करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि ये आपका 2 डायमेंशन हो गया, इसी में एक और डायमेंशन ये ले लेंगे। देखिए ये 2 डायमेंशन है, इसमें एक डायमेंशन और हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। दिख रहा है सभी आदमी को? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक और ये है आपका जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो वही है आपका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है आपको। इंटर के बाद आपको आगे जो मैथमेटिक्स पढ़िएगा उसमें 3D का बहुत ही यूजेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको इंट्रोडक्शन इसका करना है, थोड़ा सा मात्रा में पढ़ना है। आगे आपको 3D के बारे में और हाई लेवल में स्टडी करना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ डेरिवेटिव। अब 13 में है आपका लिमिट्स ऑफ डेरिवेटिव, लिमिटिंग वैल्यू डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जो होता है और इंटीग्रेशन, उसका थोड़ा शुरुआत नींव यहाँ से हुआ है आप लोग को। जिस प्रकार से आपको डेरिवेटिव, लिमिट और डिफरेंशिएशन, ये लिमिट एंड डेरिवेटिव है, ये इसका शुरुआत आपको यहाँ 11th में। इसके बाद आपको पूरा मैथमेटिक्स लिमिट डेरिवेटिव में आपको पूरा समझिए, मैथमेटिक्स में आपको बहुत जगह इसका योगदान है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसके हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बहुत आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक लिमिट डेरिवेटिव आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ इसका शुरुआत है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगला नेक्स्ट है 14 मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है एंड 15 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। ये तो हम लोग पढ़ेंगे 10th में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो जो हम लोग 10th में पढ़े हैं उसी को नहीं पढ़ा, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल मतलब रहेगा, वही सब बेसिक, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारे चैप्टर्स के नेम। अब उसके बाद हम देखेंगे सेट्स क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट का आज हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप इस लेक्चर फर्स्ट में हम सेट्स का शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे सेट्स में क्या है, सेट्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट्स। कहा गया सेट्स का डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे कहा है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। कलेक्शन मतलब क्या, अभी बताए थे हम शुरू जब सेट्स के बारे में हम डिस्कस किए थे, सेट्स का नाम लिखे था, हम बताए थे कि सेट्स क्या थे, एक तरह से सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या, सेट्स ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर नंबर, मतलब ये सब नंबर, हम ये सब जो नंबर बोले हैं ये सभी नंबर्स का सेट्स, कहने का मतलब है कि बहुत सारे नंबर्स को कलेक्शन है। ऐसे एग्जांपल में इसको मिटा करके और हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलेंगे सेट्स ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेगा। इस प्रकार उसी प्रकार से हम कह देंगे कि सेट्स ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर देखिए, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को जो हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये क्या 1 2 3, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें भी रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये बहुत सारे नंबर्स का संग्रह है। संग्रह मतलब क्या, जहाँ पे बहुत सारे चीज जमा होते हैं, तो उसी को सेट्स कहते हैं, जिसमें कोई भी चीज रिपीट ना करे, सभी का वेल डिफाइन होना चाहिए, कोई भी चीज बार बार रिपीट इसमें ना करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे ये आपका सेट्स हो गया। तो वही कहा कि एक कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोलेंगे कि वॉवेल्स, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, 5 ठो, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे वही कहा कि कलेक्शन का मतलब है यहाँ पे कि आपको एक जगह जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, मतलब 5 ठो यहाँ पे हम वॉवेल के बारे में बात करें। इंग्लिश अल्फाबेट में बस 5 ही वॉवेल होते हैं, तो इस 5 वॉवेल के बारे में ए या ई, इसको हम क्या किए, एक जगह लिख दिए, इस ब्रैकेट में यानी मिडिल ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे और बीच में कॉमा दे देंगे, मतलब ये क्या हो गया आपका सेट्स हो गया। अब सेट्स के बारे में आगे देखेंगे कि ये अगर कॉमा देते हैं ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये कौन सा सेट होगा, सेट्स का भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए तो यहाँ पे ये सेट समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक कलेक्शन का मतलब समझिए, कलेक्शन मतलब क्या, जमा होता है, कलेक्शन का मतलब जमा करना, एक जगह जमा करना। उसके बाद वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है उसमें से पूरा तरह से स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट। जैसे एग्जांपल हम बोल देंगे कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, क्या ये किसी आदमी का फेवरेट बुक, इसे बोलेंगे हम यहाँ पे 5 दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 5 दोस्त में बोलेंगे कि पांचों का फेवरेट बुक सेम हो सकता है, नहीं। मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स फैकल्टी है, कोई फिजिक्स फैकल्टी है, कोई
और कोई मतलब कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का है, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि 5 अगर आदमी यहाँ पे है तो 5 आदमी अगर 5 डिपार्टमेंट से अलग अलग डिपार्टमेंट से है तो सभी के लिए अलग अलग फेवरेट बुक्स होगा। ऐसे बोलेंगे आपको कि सभी आदमी का क्रिकेटर सेम होता है, सभी आदमी का टीचर सेम, मतलब कोई भी चीज़ अगर सभी आदमी के लिए बराबर हो दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड, तो वो वेल डिफाइंड कहलाएगा। इससे कहने का मतलब यहाँ पे जितना आदमी इंग्लिश पढ़ेगा वो सभी आदमी के लिए वॉवेल्स क्या पढ़ना पड़ेगा, A E I O U। ऐसा तो नहीं होगा कि यानी कि राम पढ़ा AEIOU और श्याम पढ़ा ABCD, नहीं ना। इन कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी आदमी इंग्लिश में आप वॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे वो सभी AEIOU को ही पढ़ेंगे। जितना आदमी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। जितना आदमी होल नंबर पढ़ेंगे सब इसी को पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड, मतलब जो सबके लिए सेम हो, जो सबके लिए सेम हो वो आपका क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे उसके बाद कि ये जो आप एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, ये जो वेल डिफाइंड इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी चीज बार बार रिपीट ना करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स, तो वो जो आपको यहाँ कलेक्शन दिखेगा उस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। फिर से बार बोलते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट्स, ये आपका सेट्स कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे अगर कहेगा बताइए कि ये सेट्स है आपका, यस दिस इज सेट। अगर कोई पूछेगा कि क्या बताइए कि ये कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स सेट्स है, नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी आदमी का फेवरेट बुक अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ये आपका फेवरेट बुक सेट्स नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स। ये सेट्स का टाइप के बारे में, टाइप सेट्स जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया आपका रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म होता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म। दोनों एक ही चीज होता है, एक ही चीज का 2 नाम है, रोस्टर फॉर्म कहिए या टेबुलर फॉर्म कहिए, दोनों सेम ही है। अब देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में आखिर होता क्या है। उसका सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम देखेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में डेफिनेशन लिख दी है। इन रोस्टर फॉर्म, इस रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। इन रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। सभी सेट्स को क्या करते हैं, एक जगह लिस्ट बनाते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, और सभी को कॉमा में रखते हैं इन द क्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे 1 3 5 दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 3 5 जो भी नंबर्स को हमको सेट बनाना होगा उस सभी नंबर्स को हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और सभी नंबर, सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या करेंगे, हम कॉमा दे के सेपरेट करके रखेंगे। दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसी को टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है AEIOU। ये AEIOU जो लिखा हुआ है ये भी आप किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। किसमें है, टेबुलर फॉर्म में, स्मॉल ए होगा। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है AEIOU, दैट इज कॉल्ड, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे यहाँ पे देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, या उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। होल नंबर किस में लिखा हुआ है, अगर जिस भी सेट में आपको 2 इस प्रकार से मिडिल ब्रैकेट दिख गया और हर एक के बीच में कॉमा दिख गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये है आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म आप देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of the sets possesses of a single common property which is not possesses of any elements of outside the set। इस एग्जांपल में बोलेंगे कि AEIOU ये किस फॉर्म में अभी लिखा हुआ है, अभी तो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस फॉर्म में अभी क्या बोले हैं कि आपको 2 ब्रैकेट दिखना चाहिए, मिडिल ब्रैकेट बीच में कॉमा दिखना चाहिए, उसमें अगर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है तो क्या कहलाएगा, वो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। अब उसी को हम लोग किस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है उसके बारे में देखेंगे। तो हम इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ पे कहा गया है कि ऑल द एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट दिया है सभी को सेट पोसेसिव करना है एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में। सभी को एक कॉमन प्रॉपर्टी में क्या करना है, सजाना है। यहाँ पे लिखें कि भी यानी मतलब सभी भावेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिख दिए भी, कुछ भी यहाँ नाम दे सकते हैं, नाम दिए हैं भी इक्वल टू, ये भी एक सेट बना रहे हैं
तो x सच दैट x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब x जो है यहाँ पे x सच दैट x यानी x इस x पर डिपेंड करेगा, इज द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल क्या है यहाँ पे, ये सब यानी कि x जो है x दैट x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 ठो वॉवेल्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। ठीक है, अगर इस फॉर्म में कोई चीज लिखा हुआ है, अगर कोई भी सेट्स लैंग्वेज में हमको लिखा हुआ है इस प्रकार से, दोनों ब्रैकेट तो रहेगा मिडिल ब्रैकेट, और x सब्जेक्ट x करके अगर लिखा रहेगा इस प्रकार से आपको लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग पहचानना सीख गए हैं कि आखिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इस प्रकार से हम समझेंगे। अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि आखिर इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि राइट ए सेट ए, यहाँ पे एक हम सेट ए लिए हैं, सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको यहाँ पे देखिए ये जो किस फॉर्म में दिया हुआ है, हम अभी तुरंत देखे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, उसके बारे में। तो रोस्टर फॉर्म क्या था, हम आपको उसको पहचानना सिखाते हैं कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एक ही होता है। अगर कोमा में इस प्रकार से रहे तो क्या कहलाएगा, वो रोस्टर फॉर्म, अगर इस प्रकार से रहे तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे अभी किस फॉर्म में दिया है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और कहा इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को इस सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो किस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म चेंज करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लिखा, देखिए ये क्या है, फिर इसको अच्छे से देखना है। 1 है, किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कौन सा सीक्वेंस बन रहा है उसको देखेंगे। 1 फिर 4 फिर 9 16 25, मतलब इस प्रकार से बढ़ेगा। अब देखिए कि 1 किसी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 है। फिर देखेंगे 2, यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 2 का स्क्वायर, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। मतलब वह सभी का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस सभी नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सभी नंबर का स्क्वायर है, तो हम उसी को लिख दिए हैं। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पे आप लिखेंगे इसको। देखिए तो यहाँ पे कहा गया लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से बढ़ेगा। मतलब वो सभी क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर। अभी बताए थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 जितना भी रहेगा ये सभी नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है। यहाँ पे देखिए उसी सभी नेचुरल नंबर का सेट ही नहीं, उसके बावजूद नेचुरल नंबर का सेट बनने के बाद सबका स्क्वायर भी तो बढ़ रहा है ना वहाँ पे। मतलब कि 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो उसी को लिखिए x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये x जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, और a इज इक्वल टू x सच दैट x, इसी को हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब अगर x का वैल्यू 1 लेंगे, n स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये नंबर हो, मान लीजिए यहाँ कहा गया है कि x का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा आएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे या x इक्वल टू आप ऐसे कर सकते हैं, n बिलोंग्स टू यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, x इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x इक्वल टू आप x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो आप इस प्रकार से बढ़ रहा है, समझ गए ना। यानी कि जहाँ पे n जो है इस n से बिलोंग्स, इसको क्या पढ़ते हैं, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये होता है, जैसे बोलेंगे a एक सेट है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं a एक सेट लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे b, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे। आपको क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन में आएगा, आपको प्रश्नावली चैप्टर्स में, तो एक्सरसाइज में आएगा बनाने के लिए। यहाँ पे 3 दे देगा, बोलेगा 3 बी सॉरी ए है, ए दे देगा, ए 3 में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ए इस प्रकार से बिलोंगिंग टू, सॉरी अगर 3 बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब ये हो गया ये 3 ए में बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ पे बोलेंगे बताइए कि 5
क्या ए में बिलोंग कर रहा है? क्या ये सही है? ये सब सही है, लेकिन ये सही नहीं है। इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 3A में बिलोंग कर, इसको मतलब पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या? उसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें आ रहा है। ठीक है, मतलब 3A में है, बिलोंग मतलब है, उसमें है। चलिए टू, ये टू बिलोंग्स टू, ये मतलब क्या? ये इस एक सेट है, इस सेट में टू है, इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट ए में 1 एलिमेंट, ये एलिमेंट 1 जो है इसमें अवेलेबल है। लेकिन ए यहाँ पे दिया 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 को ए से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सेट ए में 5 है ही नहीं, तो क्या लेना देना होगा? यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे 3 जो है इस सेट ए में है, मतलब 3 को लेना देना है ए से, तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या? उसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू देखने, तो ये आप समझ गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि राइट इन रस्टर फॉर्म, यानी कि आपको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिया हुआ है, उसको रस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखते हैं किस प्रकार से? देखिए यहाँ दिया है x सच दैट x इज एन इंटीजर, एंड यहाँ पे क्या? x एक इंटीजर नंबर दिया गया है यहाँ पे, और कहा गया उसका कंडीशन है यहाँ पे -3 इज लेस देन, यहाँ पे और x इज लेस देन 7। मान लीजिए यहाँ इस प्रकार से दिया गया है, कहा गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ये चीज, और रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो किस प्रकार से करेंगे रोस्टर फॉर्म में? तो लिखते हैं ए इज इक्वल टू सेट बनेगा, ये x का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा कहाँ है? अगर यहाँ इक्वल टू था तो -3 देते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा? -3 से बड़ा लेना है, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे कहा कि 7 से छोटा, x का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा एंड 7 से छोटा होगा। ठीक है, दिस इज द टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी को हम रस्टर फॉर्म बोलते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म हमको दिया हुआ था। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके और सारे प्रॉब्लम्स चैप्टर जो आपका इसी का चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का 1.1, उस 1.1 का सॉल्यूशन हम एक ही क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी आपको डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी सो मच।